स्वागत है मेरे दोस्त आप सभी को हमारे इस प्लेटफॉर्म ज्ञानलॉजी 360 डिग्री चैनल में। और मैं आपके बीच आया हूं आज लेकर के एंसेंट हिस्ट्री। क्या लेकर के आया हुआ आपके बीच? एंसेंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास आपके बीच लेकर के आए हुए हैं, जिस लेसन का नाम है, चैप्टर का नाम है आखेटक खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक। आखेटक खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक, ये क्लास 6 का चैप्टर है। इसमें हम लोग MCQ प्लस एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आपके बीच लेकर आए हुए हैं आखेटक खाद्य संग्राहक। ठीक है जी, चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जो है वो क्या कहता है? यहां पर पहला प्रश्न रहे ये क्या है? पहला प्रश्न जरा समझिएगा। कहता है कि सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का क्या करना है भाई? चयन करना है। पहला है ए है गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी के साक्ष्य कहां मिले हैं? बताइए। गेहूं, जौ, भेड़, बकरी और मवेशी के साक्ष्य कहां मिले हैं? कोल्डिहवा में मिले हैं, मेहरगढ़ में मिले हैं, गुफकराल में मिले हैं या महागढ़ा में मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, ए का जो आंसर जाने वाला है वो जाएगा मेहरगढ़। कहां जाएगा भाई? मेहरगढ़। तो ए का आंसर हो जाने वाला है मेहरगढ़। जी हां। चावल एवं जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य, चावल और जानवरों के हड्डियों के साक्ष्य कहां मिले हैं? तो ये मिले हैं कोल्डिहवा में। कोल्डिहवा में मिले हैं। मिट्टी पर खुरों के निशान कहां मिले हैं? महागढ़ा में। मिट्टी पर खुरों के निशान कहां मिले हैं? तो महागढ़ा में मिले हैं। गेहूं और दलहन के साक्ष्य कहां मिले हैं? गुफकराल में मिले हैं। तो इस तरह से ये आंसर हो जाने वाला है। यानी ए का दो कहां है भाई? तो ए का दो ठो में है। ए का 2 इसमें नहीं है, ए का 2 इसमें भी नहीं है, तो ये दोनों तो आंसर नहीं होगा। ए का 2, 2 का 1, ए का 2, 2 का 1, ये दोनों में है। 3 का 4, 3 का 4 केवल इसमें है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो यानी कि आंसर हो जाने वाला है ए। ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहां पर हम लोग पढ़ करके समझ लेते हैं क्या कह रहा है। कहता है कि गेहूं, जौ, भेड़, बकरी एवं मवेशी के साक्ष्य मेहरगढ़ में मिले हैं। ठीक है जी। चावल एवं जानवरों की हड्डियों के टुकड़े का साक्ष्य कोल्डिहवा में मिले हैं। ठीक है जी। मिट्टी पर खुरों के निशान महागढ़ा में मिले हैं। ठीक है जी। गेहूं और दलहन के साक्ष्य गुफकराल में मिले हैं। तो इस तरह से हमें देखने को मिलते हैं। जी हां, इस तरह से हमें देखने को मिलते हैं। दूसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, जरा इस पे समझिएगा। दूसरा प्रश्न है यहां पर क्या है भाई कि प्रारंभिक मानव द्वारा सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था वह था कुत्ता। क्या ये बात सही है? ठीक है, देखते हैं। गर्तावास का साक्ष्य वर्तमान कश्मीर में स्थित पूरा स्थल से प्राप्त होता है। तो इन दोनों कूट में से कौन से कूट का चयन करिए, मतलब सही कूट का चयन करिए। बताइए कहां है भाई साहब, इसका कूट का चयन करिए। तो इसके आंसर हो जाने वाले हैं केवल 1 या केवल 2 या 1 2 दोनों। यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 2 दोनों, यानी सी इसके आंसर हो जाने वाले हैं। तो सी जो है इसके आंसर हो जाएंगे, यानी 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। चलिए यहां पर हम लोग पढ़ करके समझ लेते हैं क्या कहता है। प्रारंभिक मानव द्वारा जिस पशु को सबसे पहले पालतू बनाया गया वह कुत्ता था। जी हां। नवपाषाण कालीन गर्तावास गड्ढे वाले घर का साक्ष्य बुर्ज होम से प्राप्त होता है। जो बुर्ज होम आधुनिक कश्मीर में
स्थित है। जी हाँ, तो ये बातें थी। तो चलिए अब आ जाते हैं तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न क्या करता है, कहता है जरा करिए गौर। जी हाँ, प्रश्न कहता है कि पाषाण उपकरणों पर पॉलिश चढ़ाना पूरा पाषाण एवं नवपाषाण के मध्य भिन्नता का मुख्य आधार है। ठीक है, पाषाण उपकरण पर पॉलिश उनकी धार और उसकी पैना करने के लिए किया जाता था। तो इन कथन में से कौन से कथन आपको सही लग रहे हैं? केवल एक, केवल दो, या एक दो दोनों, या ना तो एक और ना तो दो? तो इनके आंसर हो जाने वाले हैं सी। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों बातें जो हैं वो एकदम सही हैं। चलिए यहां पर पढ़कर समझ लेते हैं। पाषाण पाषाणोकरण पर पॉलिश चढ़ाना पूरा पाषाण काल तथा नवपाषाण काल के उपकरणों से भिन्नता का मुख्य आधार है। यानी पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल से ये भिन्नता का जो है वो मुख्य आधार है। औजारों पर पॉलिश उनकी धार को पैना करने के लिए किया जाता था। औजारों पर उनकी धार को पैना करने के लिए धार को पॉलिश किया जाता था ताकि वो ज़्यादा पैना हो जाए। जी हाँ, इसके लिए वो जो है वहाँ ये किए जाते थे। अगला पॉइंट है, कुछ और पॉइंट है। नवपाषाण काल में ओखली और मूसल का प्रयोग भी अनाज पीसने के लिए हुआ है। नवपाषाण काल में ओखली और मूसल का प्रयोग भी अनाज पीसने के लिए किया गया है। जी हाँ, चलिए चौथा प्रश्न की ओर आ जाइए। चौथा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। जी हाँ, यह संभवतः वह स्थान है जहां स्त्री और पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ और गेहूं उपजाया। ठीक है, जौ और क्या उपजाया भाई? गेहूं उपजाया। ठीक है, गर्तावास का मुख्य उपयोग ठंड के मौसम में सुरक्षित आवास के लिए होता था। क्या ये भी बात सही है? तो बताइए, नीचे दी गई कूट का सही उत्तर चुनें। बताइए, केवल एक, केवल दो, या एक दो दोनों? तो इनमें से आंसर हो जाएगा एक दो दोनों। ये भी सही हो जाने वाला है सी। जी हाँ, चलिए यहां पर देखिए क्या कहता है। कहता है कि मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में स्थित एक नौपाषाणिक स्थल है। यह संभवतः वह स्थान है जहां के स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ उगाया। जहां के स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ उगाया। बुर्ज होम आधुनिक कश्मीर से प्राप्त गर्तावास के गड्ढे वाले घर का प्रयोग ठंड के मौसम में सुरक्षित निवास के लिए किया जाता है। सुरक्षित निवास के लिए किया जाता है। जी हाँ, ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न की ओर आ जाइए। पांचवा नंबर प्रश्न क्या कहता है, जरा इसको समझते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कर लेते हैं। नवपाषाणिक काल मानव ओखली एवं मूसल का प्रयोग प्रचलित था। ठीक है, नवपाषाण काल में कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। क्या इनमें से कथन कौन सा सही हो जाएगा? जल्दी सा बता दीजिए। तो इनके आंसर हो जाएंगे सी। इनके भी सी आंसर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों बात एकदम सही है। जी हाँ, चलिए अब यहाँ पर हम लोग व्याख्या को पढ़ लेते हैं। नवपाषाणिक युग में ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पति से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। इस काल में प्राचीन प्रस्त युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग भी लगातार होता रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। जी हाँ, चलिए छठा नंबर प्रश्न की ओर आ जाइए। छठा नंबर प्रश्न क्या कहता है, जरा इसको समझ लेते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार करिए। चलिए भाई, निम्नलिखित पर विचार कर लेते हैं। क्या कहता है?
अलंकृत मिट्टी के बर्तन, अलंकृत मिट्टी के बर्तन, ठीक है। कपड़े बुनने का साक्ष्य, कपास की खेती, चावल गेहूं एवं दलहन जैसे अनाजों का उपयोग। नीचे दिए गए कूटों में से कौन सा या से नौपाषाण काल की विशेषता है? 1-3, 2-4, 1-2-3 या इनमें से सभी बातें नौपाषाणिक काल की बातें हैं। तो बताइए क्या इनमें से नौपाषाण काल की जो विशेषता है वो कौन सी है? अलंकृत मिट्टी के बर्तन, जी हाँ ये भी हैं। कपड़े बुनने का साक्ष्य, ये भी हैं। कपास की खेती, जी हाँ ये भी हैं। चावल गेहूं दलहन जैसे अनाजों का उपयोग, चावल गेहूं और दलहन जैसे अनाजों का उपयोग, ये भी बातें सही है। तो यहां पर आंसर हो जाएंगे डी, यानी सभी बातें एकदम सही हैं। चलिए यहां पर पढ़कर समझ लेते हैं क्या कहता है जी, तो जरा समझिएगा। नौपाषाणिक नौपाषाणिक पुरास्थलों में कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। अलंकरण मतलब कुछ बनावट, चित्र बनावट, फूल पत्ती बनाना, ये सब। इस काल में मानव के लिए चावल गेहूं दलहन जैसे अनाज अब इनके आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इस काल में चावल गेहूं दलहन जैसे अनाज इनके आहार का जो है महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई थी। इसके साथ साथ जब अब वे कपड़े भी बुनने लगे थे, इसके साथ वे कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। कपास जैसे आवश्यक पौधे जो है उगाए जाने लगे, क्योंकि इसी वजह से तो कपड़े बुनेंगे ना। ठीक है, चलिए 7वां नंबर प्रश्न की ओर आ जाइए। 7वां नंबर प्रश्न कहता है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन करिए। चलिए जी, इसको भी हम लोग मिलान कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर क्या कहता है, चलिए कहता है कोल्डिहवा। कोल्डिहवा भाई, कोल्डिहवा में क्या मिले हैं? आधुनिक आंध्र प्रदेश। कोल्डिहवा आधुनिक आंध्र प्रदेश में है, आधुनिक कश्मीर में है, या आधुनिक उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, सबसे पहले तो एक चीज तो पता है भाई, एक चीज तो पता है, और वो है चिरांद। चिरांद तो पता है, चिरांद कहाँ है? तो चिरांद है आज आधुनिक बिहार में। तो ए का तो 4 हो जाएगा। ए का 4, बी का 4 किस में है? तो बी का 4 इसमें है, 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 सब में है बी का 4। तो ए से तो आंसर होने से रहा। ठीक है, कोल्डिहवा कहाँ है? तो कोल्डिहवा आज के आधुनिक उत्तर प्रदेश में है। कोल्डिहवा आज के आधुनिक उत्तर प्रदेश में है। तो ए का 3 किस में है? ए का 3 केवल एक में है, यानी सी में है। तो सी आंसर हो जाएंगे। जी हाँ, क्या हो जाएगा? सी आंसर। और ज्यादा मिलाने की जरूरत ही नहीं है। गुफ कराल कहाँ है? तो गुफ कराल है आधुनिक कश्मीर में। गुफ कराल कहाँ है भाई? तो आधुनिक कश्मीर में है गुफ कराल। और पय्यमपल्ली आंध्र प्रदेश में है। पय्यमपल्ली कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। तो यानी इसके आंसर कौन सा हो जाएंगे? सी। इसके आंसर कौन से हो जाएंगे? सी इसके आंसर हो जाएंगे। यहां पर देखिए क्या हो जाएंगे आंसर? सी इसके आंसर हो जाएंगे। देखिए कोल्डिहवा, कोल्डिहवा आधुनिक उत्तर प्रदेश में है। जी हाँ। चिरांद आधुनिक बिहार में है। जी हाँ। गुफ कराल आधुनिक कश्मीर में है। ठीक है। पय्यमपल्ली आधुनिक आंध्र प्रदेश में है। जी हाँ, तो ये थे सुमेलित। तो आगे चलिए नंबर 8वां प्रश्न की ओर आ जाइए। नंबर 8वां प्रश्न क्या कहता है, जरा इसको समझिएगा। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। चलो कर लेते हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार करो। चलो क्या कहता है जरा यहां पर समझिएगा। कहता है कि मेहरगढ़ की खुदाई में सबसे पहले अस्तरों से भेड़ एवं बकरियों जैसे जानवरों की हड्डियों की बहुलता थी। ठीक है, क्या ये बातें एकदम सही है क्या? ठीक है, देखते हैं। द्वितीय स्तर पर हिरण एवं सुअर की हड्डियों के साथ प्राप्त हुई है। द्वितीय स्तर पर जो है हिरण और सुअर की हड्डियां साथ साथ प्राप्त हुई है। तो बताइए इन दोनों कथन में से कौन सा कथन जो है वो सही है? सही उत्तर का चयन करिए। केवल एक, केवल दो, या एक और दो,
दोनों या ना तो एक और ना तो दो। तो हमें लगता है कि यहाँ पर बातें जो हैं वो सबसे प्रथम स्तर पर तो सुअर और हिरन की जो है वो ज्यादातर साख्त हड्डियां का स्तर मिले हैं, और द्वितीय स्तर पर भेड़ बकरी मिले हैं। तो यहाँ पर उल्टा बोल रहा है, इसलिए ना तो ए सही होगा और ना तो दो सही होगा, इसलिए डी आंसर हो जाएंगे। क्या आंसर हो जाएंगे भाई? डी आंसर हो जाने वाले हैं। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर 8वां नंबर प्रश्न की, सॉरी 8वां नंबर व्याख्या की ओर। व्याख्या कहता है कि मेहरगढ़ की खुदाई में मिले अवशेष का क्रम प्रश्न के दिए गए कथन के विपरीत है। पुरातत्वविदों की खुदाई में निम्नलिखित स्तर पर प्राप्त हुए हैं। प्रथम स्तर पर सबसे निचला स्तर में क्या हुआ भाई? यहाँ से सुअर और हिरन के जंगली जानवरों की हड्डी ज्यादा मिली है। द्वितीय स्तर पर भेड़ बकरी जैसे जानवरों की हड्डी ज्यादा प्राप्त हुई है। और ऊपरी स्तर में सबसे बाद का, जहां मवेशी की हड्डियां मिली हैं, जिसमें पता चलता है कि लोग मवेशी को पालने लगे थे। जी हाँ, चलिए आ जाइए यहाँ पर 9वां प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न क्या कहता है जरा समझिएगा 9वां प्रश्न को। यहाँ पे 9वां प्रश्न कहता है कि मेहरगढ़ के भौतिक विन्यास के संदर्भ में निम्न कथन में से कौन सा कथन सही है? निम्न कथन में से कौन सा कथन जो है वो सही है? गोलाकार एवं आयताकार घरों के अवशेष, प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरों का निर्माण, कुछ कमरों का उपयोग संभवतः अनाज भंडारण के लिए किया जाता था। बताइए इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? गोलाकार या आयताकार घरों के अवशेष। क्या गोलाकार और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं? आयताकार तो मिले हैं पर गोलाकार नहीं मिले हैं। तो पहला तो आंसर नहीं होगा। तो पहला जब आंसर नहीं होगा तो इनमें से आंसर कौन हो जाएंगे? पहला इसको हटा दो, काट दो भाई, पहला को काट दो। दूसरा इसमें पहला है, इसमें काट दो। और सभी तो होने से रहा, तो आंसर ऐसा ही निकल गया। यानी बी जो है वो क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। जी हाँ, तो बी जो है वो क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा। चलिए व्याख्या को पढ़ लेते हैं। मेहरगढ़ में चौकोर आयताकार घरों के साक्ष्य मिले हैं, ना कि गोलाकार घरों का साक्ष्य मिला है। ठीक है। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरों के बनने का साक्ष्य मिला है। संभवतः कुछ कमरों का उपयोग अनाज भंडारण के लिए भी किया जाता होगा। कुछ कमरों का उपयोग अनाज भंडारण के लिए भी किया जाता होगा। जी हाँ, तो ये देखने को मिले हैं, अनाज भंडारों के लिए भी इसका उपयोग किया जाता होगा। चलिए यहाँ पर 10वां नंबर प्रश्न की ओर आ जाइए। 10वां नंबर प्रश्न क्या कहता है जी, जरा समझिएगा। मेहरगढ़ की सामाजिक रीति रिवाजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करो। सगे संबंधी की मृत्यु के बाद उनके प्रति सम्मान जताना। ठीक है, ठीक है जी, प्रति सम्मान जताना। परलौकिक जीवन में अविश्वास, पारलौकिक जीवन में अविश्वास। ठीक है, अविश्वास रखना। ठीक है। चलिए, कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान का रखा जाना। जी हाँ। एक कब्र में एक मृतक के साथ बकरी का दफनाया जाना। इन कूट में से यानी इन कथन में से कौन सा कथन आपको सही लग रहे हैं? बताइए। केवल 1 2, या केवल 2 3, या 1 2 3, या ना तो एक, मतलब केवल 1 3 4। तो क्या आंसर होने चाहिए? तो हमें तो दो बातें एकदम गलत लग रहा है। परलौकिक जीवन में अविश्वास, अविश्वास नहीं अंधविश्वास। तो यहाँ पर देखा जाए तो परलौकिक जीवन में जो है मृत्यु के बाद भी सगे संबंधी जो है सोचते थे कि यहाँ जीवन, मतलब वो वहाँ के लोग जिंदा रहते हैं, मृत्यु के बाद भी वहाँ जीवन है, ऐसा लगता था। तो दूसरा तो कथन गलत है और दूसरा कथन है गलत, तो इसलिए डी आंसर सही। डी आंसर क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो डी आंसर सही हो जाएंगे। चलिए व्याख्या को पढ़ लेते हैं। व्याख्या क्या कहते हैं जरा समझिएगा। मेहरगढ़ में सामाजिक रीति रिवाज का महत्वपूर्ण बिंदु, सगे संबंधियों की मृत्यु के बाद भी उनके
प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, यानी जीवन होता है। जी हाँ, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतकों के साथ खाने के लिए रखा गया होगा। परलोक में मृतकों के साथ खाने के लिए रखा गया होगा। तो ऐसा मतलब पहले इतना अंधविश्वास था, पहले लोग ऐसे सोचते थे, विश्वास नहीं था, अंधविश्वास था। चलिए यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न की ओर आ जाइए। 11 प्रश्न कहता है कि नौपाषाणिक स्थल दौजली हेडिंग स्थित है। कहाँ भाई? दौजली हेडिंग कहाँ स्थित है बताइए। दौजली हेडिंग कहाँ स्थित है? नौपाषाणिक दौजली हेडिंग कहाँ स्थित है बताइए। तो सिंधु घाटी में, नर्मदा घाटी में, ब्रह्मपुत्र घाटी में या गोदावरी घाटी में? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र घाटी में। ये असम की तरफ है, इसलिए ब्रह्मपुत्र घाटी में हो जाएगा इसका आंसर। जी हाँ, चलिए व्याख्या पढ़ लेते हैं। व्याख्या कहता है कि यह स्थल चीन एवं म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ से जेडाइट पत्थर भी प्राप्त हुआ है। जेडाइट पत्थर प्राप्त हुआ है। संभवतः यह पत्थर चीन से लाया गया होगा। यह पत्थर कहाँ से लाया गया होगा? तो चीन से लाया गया होगा, ऐसा संभावना है, बताया गया है। 12 नंबर प्रश्न की ओर आ जाइए भाई साहब। निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक पुरा स्थल से काष्ठसम के औजार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? काष्ठासम के औजार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अभी तो आपने पढ़ा ना, वही आंसर हो जाएगा। डौजली हेडिंग क्या हो जाएगा भाई? डौजली हेडिंग हो जाएगा। डौजली हेडिंग, ठीक है। चलिए यहां पर समझिएगा दाउजली हेडिंग के बारे में। नौपाषाणिक पूरा स्थल दाउजली हेडिंग से काष्ठासम अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई है, इसके औजार और बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। चलिए 13 नंबर प्रश्न की ओर आ जाइए। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, जरा इसको समझ लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न की ओर, नौपाषाणिक वैश्विक काल चाताल हुक स्थित है। चाताल हुक जो है वो कहाँ स्थित है भाई साहब? चाताल हुक, बताइए इनमें से आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इराक, ईरान, तुर्की, मिस्र, इनमें से कोई, यानी एक आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा आंसर भाई? सी, तुर्की। चाताल हुक कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तुर्की से प्राप्त हुए हैं। देखिए यहां पर हम लोग पढ़ लेते हैं व्याख्या को। नौपाषाणिक युग में सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल में से एक चाताल हुक तुर्की में स्थित। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई वस्तु लाई जाती थी। सीरिया से प्राप्त चकमक पत्थर, लाल सागर से प्राप्त कौड़ियां और भूमध्य सागर से प्राप्त सीपियां हुए हैं, यानी कि ये सब प्राप्त हुए हैं। चलिए 14 नंबर प्रश्न की ओर आ जाइए। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कथन और कारण वाला प्रश्न है। कथन और भाई साहब कारण वाला प्रश्न है। चलिए यहां पर पढ़ के समझ लेते हैं। कहता है नीचे दिए गए कथन है जिनमें एक कथन और दूसरा कारण कहा गया है। तो कथन कहता है कि किसान विशेष फसल विशेष क्षेत्रों में ही उगाते हैं। कारण कह रहा है भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए किसान विशेष फसल विशेष क्षेत्रों में ही उगाते हैं। तो दोनों बातें तो एकदम सही लग रहा है और व्याख्या भी बैठ रहा है, तो इसलिए ए आंसर होने तो चाहिए। चलिए देखते हैं आंसर क्या होना चाहिए। ए आंसर जो है वो एकदम सही है। चलिए यहाँ पर पढ़ लेते हैं। भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे धान की खेती के लिए या गेहूं या जौ की तुलना ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। सही बात है, धान की खेती के लिए गेहूं और जौ की तुलना में ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, इसलिए किसान विशेष फसल विशेष क्षेत्र में उगाते हैं। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं
15 नंबर प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है, जरा करिए गौर। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। चलो भाई निम्नलिखित कथन पर विचार कर लेते हैं। पशु को अपने अनुकूल वातावरण का आवश्यकता नहीं होती है। पशु को अपने अनुकूल वातावरण का आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशी की तुलना में भेड़ या बकरी अधिक सहजता पूर्वक जीवित नहीं रह सकते हैं। सहजता पूर्वक जीवित नहीं रह सकते हैं। इन कूट में से कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, या एक दो दोनों, या ना तो एक ना तो दो। तो यहां पर क्या कह रहा है कि पशुओं को अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है। पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है भाई, कैसे नहीं होती है? अच्छा ठीक है। सूखी सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशी की तुलना में भेड़ या बकरी सहजता पूर्वक जीवित नहीं रह सकते हैं। बकरी कैसे जीवित नहीं रह सकते? रह सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों बातें एकदम गलत बता रहा है, तो इसलिए डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? डी आंसर हो जाएगा। ना तो एक सही है और ना तो डी सही है। चलिए यहाँ पर व्याख्या को पढ़ लेते हैं। पशुओं में भी अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। देख लो, उदाहरण के तौर पर सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशी की तुलना में भेड़ या बकरी अधिक सहजता पूर्वक जीवित रह सकते हैं। अधिक सहजता पूर्वक जीवित रह सकते हैं। 16 नंबर प्रश्न की ओर आ जाइए। 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है, जरा इसको समझ लेते हैं। 16 प्रश्न कहता है कि पशुपालन की शुरुआत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या से कथन सही है? अपने घरों के आसपास चारा रखकर। ठीक है। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। ठीक है। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ठीक है। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा करते थे। ठीक है। तो इनमें से कूट में से कौन से कथन सही लग रहे हैं? 1 2 4, 2 3 4, 1 3 4, या इनमें से सही? अपने घरों के आसपास चारा रखकर। ठीक है, जरूर वैसे करते थे पशुपालन। सबसे पहले जिस जंगली जानवर वो था कुत्ता, ये भी बात सही है। धीरे धीरे भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों को घरों में के नजदीक लाने की उत्साहित किया, ये भी बात सही है। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण में इनकी सुरक्षा करते थे, ये भी बात सही है। तो सभी बातें एकदम सही है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, व्याख्या को पढ़ लेते हैं। व्याख्या कहता है कि चारा देकर आकर्षक आरंभिक मानव ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। ठीक है। प्रारंभ पालतू पशु। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। अन्य जानवर। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने के लिए उत्साहित करने लगे। ठीक है। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से उनकी सुरक्षा करते थे तथा वे इस प्रकार से पशुपालक बन गए। 17 नंबर प्रश्न की ओर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ठीक है। कथन और कारण को ये करना है। कथन और कारण को मतलब बताना है, कथन सही है, कारण सही है। चलिए देखिए यहाँ पर कहता है, क्या कहता है भाई? बसने की प्रक्रिया में, देखिए पहले कारण पढ़ा कीजिए। कारण, अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते थे क्योंकि बसने की प्रक्रिया में अपनाए गए पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते थे। दोनों बातें तो एकदम सही लग रही है। पहले देखो कि दोनों सही है कि नहीं। दोनों बातें सही है। व्याख्या भी कर रहा है। ए आंसर हो जाने वाला है, एकदम ए आंसर हो जाने वाला है। जी हाँ, तो ए हो जाएगा आंसर। चलिए अब आ जाते हैं आगे की ओर आ जाते हैं। 17 नंबर की यहाँ पर व्याख्या देखिए, विस्तृत व्याख्या कहता है, बसने की प्रक्रिया में अपनाए गए पौधे तथा जानवरों को अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से
भिन्न होते थे, क्योंकि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते हैं। अतः अतः ए और आर दोनों सही है, मतलब सही है, व्याख्या भी सही सही है। चलिए आ जाइए 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बसने की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन सा कथन सही है। ठीक है, लोग द्वारा पौधे उगाने तथा जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अच्छा, ऐसा है क्या? ठीक है, देख लेते हैं। फिर यह लगभग 20,000 साल पहले शुरू हुई। यह लगभग 20,000 साल पहले शुरू हुई। ठीक है, आज हम जो भोजन करते हैं वे इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। अच्छा, ठीक है, ठीक है जी। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों से गेहूं तथा जौ आते थे। ओ, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल जो है वो गेहूं और जौ आते थे। तो इन कूट में से कौन सा कूट सही लग रहा है आपको? तो हमें तो दूसरा कूट सही नहीं लग रहा है, क्योंकि 20,000 नहीं 12,000 साल पहले ऐसा हुआ था, ना कि 20,000 साल पहले। तो दो तो एकदम गलत लग रहा है, तो दो हटा दो। सबसे पहले दो हटा दो। तो दो इसमें नहीं है, इसमें सॉरी दो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें नहीं है। तो आंसर हो जाने वाला है आपका सी। आंसर क्या हो जाने वाला है? आंसर आपका सी हो जाने वाला है। तो आंसर आपका सी हो जाने वाला है। जी हाँ, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। तो जी हाँ, सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पढ़ के समझ लेते हैं। बसने की प्रक्रिया का अर्थ लोगों द्वारा पौधे उगाने तथा जानवरों की देखभाल करने से है। यह प्रक्रिया करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई, ना कि 20,000 साल पहले। तो यह कथन गलत है। आज हम जो भोजन करते हैं वह इसी बसने की प्रक्रिया का परिणाम है। प्राचीन फसलें गेहूं और जौ, प्राचीन पालतू जानवर सबसे पहले कुत्ता, इसके बाद भेड़ बकरी आया। चलिए आगे देख लीजिए 19 नंबर प्रश्न की ओर आ जाइए। 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है? फिर कथन और कारण वाला प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न कथन और कारण वाला प्रश्न है जी। चलिए यहां पर क्या कहता है, चलिए यहां पर देखिएगा। आरंभिक मानव को अनाज के भंडारण की आवश्यकता नहीं थी। अच्छा, नहीं थी। अनाज को भोजन तथा बीज दोनों के रूप में बचाकर रखना आवश्यक था। दोनों के रूप में बचा के रखना आवश्यक भी था और भंडारण करना जरूरी नहीं था। लो भाई, तो यहां पर मैच कैसे कर रहा है? देखो क्या कर रहा है। अनाज को भोजन तथा बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए आरंभिक मानव को अनाज के भंडारण की आवश्यकता थी। ये नहीं कि नहीं थी, ऐसा नहीं है, नहीं थी नहीं थी। ठीक है, जी हाँ। तो यहां पर ए तो एकदम गलत है, तो ए गलत है भाई। तो ए यहां पर कहां पे ए गलत लिखा हुआ है? तो ए इसमें गलत लिखा हुआ है, तो यही आंसर हो जाएगा, यानी डी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? डी। डी आंसर हो जाएगा। पढ़ना क्या है? चलिए 20वां नंबर प्रश्न की ओर आ जाइए। 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है, जरा यहां पर समझिएगा। आरंभिक कृषि और पशुपालकों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या से कथन सही है? चिरांद, ठीक है, चिरांद, कोल्डिहवा, चिरांद, कोल्डिहवा, महागड़ा, नौपाषाणिक पुरास्थल से पुरातत्विद की शुरुआत थी। कृषि पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये साक्ष्य पूरे उपमहाद्वीप से प्राप्त हुआ है, उपमहाद्वीप से नहीं प्राप्त हुआ है। ये साक्ष्य पूरे उपमहाद्वीप से प्राप्त नहीं हुए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण स्थल मध्य भारत में पाए गए हैं। तो इन कूट में से कौन सा कूट एकदम आपको सही लग रहे हैं? तो केवल एक बातें जो हैं वो एकदम सही लग रहे हैं। बस केवल एक बातें जो हैं वो क्या लग रहे हैं? एकदम सही लग रहा है। चलिए यहां पर व्याख्या को पढ़ लेते हैं। चिरांद, कोल्डिहवा, महागड़ा और आदि नौपाषाणिक पुरास्थल से पुरातत्वविदों को आरंभिक कृषि तथा पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जी हाँ, ये साक्ष्य पूरे उपमहाद्वीप से प्राप्त हुए हैं। तो दो कथन गलत है, ना ही हुए हैं, आप ऐसे बोल रहे हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य पश्चिमोत्तर क्षेत्र, आधुनिक कश्मीर, पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए
पाए गए हैं। तो तीसरा कथन भी गलत है। इनमें सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने के अवशेष जिससे वैज्ञानिक को उस समय की फसलों के बारे में पता चलता है, जिससे वैज्ञानिक को उस समय के फसलों के बारे में पता चलता है। 21 नंबर प्रश्न की ओर आ जाइए। 21 नंबर तो थोड़ा ज्यादा ही बड़ा प्रश्न है भाई, तो चलिए 21 नंबर प्रश्न की ओर आ जाइए। यहां पर क्या कह रहा है, चलिए कहता है कि जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। वो सही नहीं है, कौन सा कथन जो है वो क्या है, सही नहीं है। प्रायः जनजाति के लोग बड़ी बड़ी बस्तियों में रहते थे, बड़ी बड़ी बस्तियों में रहते थे। ज्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते थे, ज्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते थे। ये बात तो एकदम सही लग रहा है। इनके सदस्य केवल शिकार और भोजन संग्रह के पेशे अपनाते हैं, पेशे अपनाते हैं। क्या ये बात सही है भाई? तो ये बात तो गलत लग रहा है। अक्सर पुरुष कृषि का सारा कार्य करते थे, पुरुष कृषि का सारा कार्य करते थे, अक्सर पुरुष कृषि का सारा कार्य करते थे। क्या ऐसा है? नहीं, ये भी बात गलत है। बच्चों द्वारा फसलों की देखभाल किया जाता था, बच्चों द्वारा फसलों की देखभाल किया जाता था। तो ये बात तो, ये भी बात, बच्चों द्वारा फसलों की देखभाल किया जाता था, बच्चों के द्वारा किया जाता था। फसलों से संबंधित कार्यों को केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता था, पुरुषों द्वारा ही किया जाता था। ठीक है। गाना, नाच, घरों की सजावट उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा था। तो 6 और 7 जो है वो बातें क्या लग रही है, सही लग रही है, और 2 भी बातें सही लग रही, नहीं 6 भी बातें गलत लग रही है मेरे हिसाब से। 6 भी बातें क्या लग रहा है भाई, गलत लग रहा है। पशुपालन से संबंधित कार्यों का केवल पुरुष नहीं, केवल पुरुष नहीं। तो यहाँ पर केवल और केवल 2 बातें एकदम सही है, और केवल जो है 7 बातें सही है, लेकिन 1, 3, 4 और 6 बातें गलत कह रहा है। तो इसलिए बी जो है इसके सही आंसर हो जाएंगे। बी जो है वो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहां पर व्याख्या पढ़ लेते हैं। व्याख्या क्या कहता है जरा यहां पर सही समझिएगा। गलत, जनजाति के लोग केवल बड़ी बस्तियों में रहते थे, ये बात गलत है। प्रायः जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते थे, ये बात सही है। गलत, केवल शिकार और भोजन संग्रह करते थे, गलत। वे शिकार के साथ कृषि, पशुपालक और मछली पकड़ने जैसे भी पेशे भी अपनाते थे, ये बातें हैं। अक्सर पुरुष कृषि का सारा कार्य करते थे, नहीं, अक्सर महिलाएं खेती का सारा कार्य करती थी, ना कि पुरुष। पशुपालक कार्य केवल पुरुषों द्वारा होता था, नहीं। जानवरों की सफाई व दूध निकालने का कार्य स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते थे। जी हाँ। चलिए 22 नंबर प्रश्न की ओर आ जाइए। 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 22 नंबर प्रश्न भी बड़ा है, लेकिन इनमें से इसमें पूछ रहा है कौन जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। चलिए यहाँ पर समझते हैं। इनमें से कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता था। नेता अनुयायी वृद्ध व्यक्ति, नौजवान योद्धा या फिर पुरोहित हो सकते हैं। जी हाँ, ठीक है जी। वयस्क महिलाएं को उनके ज्ञान तथा अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता था। ठीक है। जनजातियों को सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती है। जी हाँ। 5वां कह रहा उनके अपने देवी देवता होते हैं। जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है। 7वां कह रहा है इनमें से गरीब और अमीर के बीच कोई विशेष अंतर नहीं होता था, कोई विशेष अंतर नहीं होता था। इनमें से कौन सा जो बातें हैं वो सही है, सारा बातें एकदम सही है, इसलिए डी जो है
वो आपका आंसर हो जाएगा। डी जो है वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जी हाँ, चलिए 22 नंबर की व्याख्या समझ लेते हैं। 22 नंबर की व्याख्या क्या कहता है, जरा यहां पर समझते हैं। 22 नंबर की व्याख्या देखिए, यहां पर कहता है कि अनुभवी वृद्ध, नौजवान योद्धा या पुरोहित नेता हो सकते हैं। महिला सम्मान, महिलाओं को उनके ज्ञान व अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता है। जी हाँ। संस्कृति, उनकी संस्कृति, परंपराएं, भाषा, संगीत, चित्रकारी, देवी देवता अत्यंत समृद्ध होती है। सामूहिक संपत्ति, जल, जंगल, जमीन पूरे कुनबे की साझी संपत्ति मानी जाती है। समानता, अमीर गरीब कोई विशेष अंतर नहीं होता जिससे यह समाज अन्य समाजों से भिन्न भिन्न है। जी हाँ, चलिए 23 नंबर प्रश्न की ओर आइए। आज का अंतिम प्रश्न जो है, यानी ये चैप्टर समाप्त हो गया। तो चलिए 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। कर लेते हैं। गांवों की विशेषता यह है कि यहाँ रहने वाले अधिकांश लोग खदान उत्पादन में लगे होते थे। मेहरगढ़ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलंदर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। तो इन कूट में से कौन से आपको कूट सही लग रहे हैं? तो दोनों कूट सही हो जाएंगे, यानी आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा भाई? सी आंसर हो जाने वाला है। चलिए आगे समझते हैं हम लोग, यहां पर पढ़ के समझते हैं। गांव में रहने वाले अधिकांश लोग खदान उत्पादन में लगे होते थे। यह सामग्री संस्कृत की एक प्रमुख विशेषता है। मेहरगढ़ में ईरान जाने वाले महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। यहाँ खेती और पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। यहाँ खेती और पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। तो ये थे आपके आज के टॉपिक। आज का यानी कि क्या था भाई? आज का टॉपिक था जिसका नाम था आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो आपको आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक जो चैप्टर था वो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा, हमारी वीडियो अच्छी लगती है आपको, तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही अगले अध्याय में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू।